नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक। बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं आपकी बात और हमारी आज की खास पेशकश है रोटी, कपड़ा, मकान और जीएसटी। 1 जुलाई से यानी अब से कुछ घंटों के बाद नए टैक्स सिस्टम को अडॉप्ट करना ही होगा। देश में सिस्टम आ रहा है। अब तक का हमारा टैक्स ढांचा औपनिवेशिक अतीत के साए में आजाद हो नहीं पाया था, लेकिन आज जबकि भारत एक नए ग्लोबल इकोनॉमिक पावर के रूप में उभर रहा है, उसे एक आधुनिक कर प्रणाली की आवश्यकता है। सबने महसूस किया। उम्मीदें करते हैं कि जीएसटी जरूरत को पूरा करेगा, पर सवाल यह कि जीएसटी कैसे देश को बदलेगा, इस पर हमारे जीवन पर क्या असर आने वाला है, यह सबके जहन में बड़ा सवाल है। जीएसटी के प्रावधानों की लिस्ट बेहद लंबी है। उसमें बारीकियों में जाएं तो हम उसमें उलझ कर ही रह जाएंगे। समझ में आ पाना आम आदमी के लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसी आम आदमी के लिहाज से देखें तो यह समझना पड़ेगा कि रोटी, कपड़ा और मकान पर जीएसटी लागू होने के बाद क्या फर्क पड़ेगा। रोटी से हमारा मतलब है खाने पीने की तमाम चीजें जो हमारे किचन तक आती हैं। कपड़े से हमारा मतलब है तमाम सामान जिनका हम डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। और मकान से अर्थ है एक आम आदमी के घर में होने वाले वो सारे सामान जैसे टीवी, एसी, कार, बाइक, मोबाइल एटसेट्रा। तो एक एक करके इन सब पर जीएसटी के असर को समझने और समझाने की कोशिश है। चलिए एक एक करके देखते हैं जरा कि कैसे और कितना असर आने वाला है इन तीनों बुनियादी जरूरतों पर। बेसिक खाद्य सामग्री जीएसटी फ्री होगी, यह भी कहा गया। पैक्ड फूड पर 12% का जीएसटी लगेगा। जो प्रावधान है वो हम आपको बता रहे हैं। ड्राई फ्रूट और वेजिटेबल जूस 12% का जीएसटी इन सब पर लगने वाला है। सोया मिल्क, जूस और दुग्ध युक्त जितने भी ड्रिंक्स हैं इस पर भी 12% का जीएसटी लगेगा। इसके अलावा प्रोसेस्ड और फ्रोजन मीट और मछली ये सब 12% टैक्स के दायरे में आ जाएंगे जीएसटी के अंतर्गत। तो रोटी में कुल मिलाकर 81% चीजों पर 18% या उससे कम का जीएसटी है। ये असर है रोटी पर कम से कम। इसके अलावा कपड़े के ऊपर आप देखें जरा कि कपड़े पर क्या असर आने वाला है। कपड़े में सूती और रेशम पर कोई टैक्स नहीं है। कॉटन और नेचुरल फाइबर पर 5% का टैक्स होगा। 1000 रुपए से कम का अगर आप कोई भी कपड़ा खरीदते हैं 5% का टैक्स इस पर है। रेडीमेड गारमेंट 12% का टैक्स आपको देना पड़ेगा इस पर। मैन मेड यार्न और फैब्रिक के ऊपर 18% का टैक्स लगेगा। अब इसमें आपको समझना पड़ेगा कि इसके अंतर्गत आप किस किस कैटेगरी में कपड़े खरीदते हैं। तो कपड़े के बाद बारी आती है मकान यानी घर के अंदर की हाउस होल्ड की चीजें। फर्नीचर पर 28% का टैक्स देना पड़ेगा। यह मकान पर आने वाला असर है। प्लाईवुड के ऊपर 28% का टैक्स देना पड़ेगा। निर्माणाधीन फ्लैट के ऊपर 12% का टैक्स अब आपको चुकाना पड़ेगा जीएसटी आने के बाद। ईंट पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। विट्रीफाइड टाइल्स जिसका इस्तेमाल किया जाता है ये महंगी होने वाली है। यानी जितना भी मकान का मटेरियल है इसमें आपको महंगाई ही झेलनी पड़ेगी। सीमेंट पर भी टैक्स का बोझ पड़ेगा। कुल मिलाकर भवन निर्माण महंगा होगा, यह बात तय है। %40 तक आपका भवन निर्माण का सपना महंगा हो जाएगा। यानी अगर आप 1 तारीख के बाद कोई हाउस होल्ड की चीज या मकान बनाने के ऊपर जाते हैं तो आपको टैक्स ज्यादा चुकाना पड़ेगा। अंदर आते हैं, थोड़ा घर बना लिया इसके बाद अंदर आए। अभी 30 से 31% का टैक्स हाउस होल्ड की चीजों पर लगता है, लेकिन अब इन चीजों के ऊपर यह रेट बदल रहा है। बाइक और छोटी कारें सस्ती हो जाएंगी, ये थोड़ी सी राहत है। स्मार्टफोन सस्ता होगा लेकिन एक लिमिट तक का। वैसे हमने आपको शुरुआत में कहा कि ये एक औपनिवेशिक जो ढांचा चला आ रहा था इसको बदलने का सपना पूर्व की सरकारों का भी रहा। पहले की सरकारों ने भी इसका प्रयास किया। आज भले ही सब अपने अपने राजनीतिक नफे नुकसान के हिसाब से कोई इसका समर्थन, कोई इसका विरोध कर सकता है, लेकिन यह बात तय है
कि आने वाले समय में इसका असर क्या होगा, आम इंसान पर क्या असर पड़ेगा, यह वाकई अपने आप में विश्लेषण की बात है। विश्लेषण पर जाएंगे, लेकिन इसके पहले जरा जानकारियों को देख लें। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी पर हम जो असर होने वाला है उसके आंकड़ों को अगर देखें तो जो नतीजा निकला आपके साथ सबसे पहले इसको शेयर करते हैं। देखिए, एक जुलाई से जैसे ही जीएसटी की घंटी बजेगी, आपके बजट का मीटर डाउन हो जाएगा। डिब्बा बंद खाना महंगा पड़ेगा, रेडीमेड कपड़ों का बजट बढ़ जाएगा, जबकि महिलाओं का ब्यूटी पार्लर जाना हो जाएगा महंगा। वहीं रेस्टोरेंट में खाना खाना पहले से थोड़ा सस्ता होगा, लेकिन स्टार रेटेड रेस्टोरेंट में खाना महंगा हो जाएगा। मनोरंजन के साधनों पर भी असर दिखेगा। सिनेमा, थिएटर, केबल और डीटीएच सर्विस थोड़ी सस्ती हो जाएंगी, क्योंकि इन सब पर 18% जीएसटी लगेगा, जो अभी राज्य सरकारों की ओर से लगाए जा रहे एंटरटेनमेंट टैक्स से कम ही होगा। टेलीफोन बिल पर मौजूदा 15% की बजाय 18% जीएसटी लागू होने वाला है, इसलिए बिल बढ़ सकता है। 1000 रुपए से कम कीमत के कपड़ों पर टैक्स में कोई बदलाव नहीं होगा। इन पर मौजूदा 5% की दर ही लागू रहेगी, लेकिन कीमती कपड़े और महंगे होंगे, क्योंकि अभी इन पर 8% टैक्स लगता है, जबकि जीएसटी में 12% टैक्स देना होगा। टू व्हीलर वाहन सस्ते होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि मोटरसाइकिल या स्कूटर पर वैट और एक्साइज ड्यूटी मिलाकर उसकी कुल लागत का 30% पड़ता है, जबकि जीएसटी की दर 28% होगी। छोटी कारें अच्छी खासी सस्ती होने वाली हैं, क्योंकि इन कारों पर 29% जीएसटी लगना है, जबकि अभी इन पर 40% टैक्स लग रहा है। जीएसटी में दवाइयों की कीमतें भी घटेंगी, क्योंकि इन पर अभी 14% टैक्स लग रहा है, जो घटकर 12% रह जाएगा। जीएसटी लागू होते ही हवाई यात्रा में इकोनॉमी क्लास के टिकट थोड़े सस्ते होंगे, क्योंकि मौजूदा 5.60% टैक्स की जगह जीएसटी में 5% टैक्स लगेगा। वहीं बिजनेस क्लास के टिकट महंगे होंगे, क्योंकि अभी इन पर 8.40% टैक्स लग रहा है, जबकि जीएसटी में बढ़कर 12% हो जाएगा। 1 जुलाई से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एसी के टिकट महंगे हो जाएंगे। उपनगरीय रेल सेवाओं के फर्स्ट क्लास टिकट पर भी थोड़ा ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अगर आप 30 जून के बाद मोबाइल खरीदते हैं तो आपको 1.5% कम टैक्स देना होगा, यानी 1 जुलाई से स्मार्टफोन भी सस्ते हो जाएंगे। जीएसटी में कोचिंग क्लासेस भी महंगे हो जाएंगे, क्योंकि अभी इन पर 15% टैक्स लगता है, जो जुलाई के बाद बढ़कर 18% होने जा रहा है। इसके साथ ही मोबाइल बिल, क्रेडिट कार्ड का बिल भी महंगा होगा। सर्विसेज पर 15% टैक्स लगता है, जिसमें 14% सर्विस टैक्स, 0.5% स्वच्छ भारत सेस और 0.5% कृषि कल्याण सेस शामिल है, जो जीएसटी के बाद बढ़कर 18% से ज्यादा हो जाएगा। जीएसटी आने के बाद एमआरपी पर भी टैक्स लगने लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। सर ऑलमोस्ट 1 वर्ष का रोज दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर जीएसटी को लेकर के जितनी जानकारी आपके हमारे पास में, 2 बातें तय हैं। पहली बात जिससे हम शुरुआत करते हैं कि अब कुछ घंटे बचे हैं, इसके बाद आपको, हमको, व्यापारियों को, बाजार को, एक्सपर्ट को, सबको जीएसटी को समझना ही पड़ेगा। प्रक्रिया इसकी जो कहती है उसके मुताबिक मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि अब सारे देश में एक टैक्स लगेगा, एक ही टैक्स आपको चुकाना पड़ेगा। लेकिन यह भी सच है कि साल में किसी कारोबारी को 37 बार इस टैक्स की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑनलाइन प्रक्रिया हो जाएगी और इस प्रक्रिया में कुछ खामियों को लेकर या इसकी विसंगतियों को लेकर कुछ विरोध के स्वर भी हमारे साथ में उठते दिखाई पड़े, चाहे वो कहीं का भी बाजार हो, छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश का हो, और उसको लेकर बंद भी बुलाया गया। लेकिन उस पर चर्चा करने से पहले जरा समझते हैं कि ये टैक्स का जो स्ट्रक्चर है, ये आम लोग, जिसके हम 3 चीजों की बात करें, रोटी, कपड़ा और मकान, इस पर कितना कितना असर डालेगा, कौन सबसे ज्यादा इसमें प्रभावित होने वाला है। हमारे साथ में इस विषय को समझने समझाने के लिए 3 बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे खास मेहमान है चेतन तारबाई साहब, जो कि सीए हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमर परवानी साहब हैं, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के, और इंदौर से मनिंदर सिंह जी, मार्केट के एक्सपर्ट, हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। चूंकि आज और आजकल हम ये कह सकते हैं कि आज के दिनों में सीए की जो पूछ परख है काफी बढ़ गई है, क्योंकि आपको ही हमको समझाना है
इस जीएसटी स्ट्रक्चर को लेकर के शुरुआत चेतन जी आप ही से करेंगे जी। एक मोटे तौर के ऊपर 37 बार आपको टैक्स की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। व्यापारियों के लिहाज से हम कह रहे हैं, आम लोगों के लिए हमने जितना समझा है कि इसमें 20 लाख तक के कारोबारियों को कोई टैक्स नहीं है, इनके लिए छूट है। इसके ऊपर जाते हैं तो 75 लाख तक इनको 1% की टैक्स की बात की गई, और उसके ऊपर अगर आप जाते हैं तो इसमें ये 37 बार आपको प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा, जो हम छोटे कारोबारियों की चिंता से शुरुआत कर सकते हैं। कोई एक प्रोडक्ट है, ये तीनों कैटेगरी के कारोबारी अगर इसको खरीदते हैं, बेचते हैं, क्या असर इसका आने वाला है? छोटे कारोबार से शुरू करें। पहली बात तो जो भी नई चीज होती है तो डर तो लगता ही है, और मैं सोचता हूँ वो डर इसलिए रहता है कि उसकी जानकारी नहीं रहती। लोग जब पहली बार साइकिल चलाते तो डर लगता है, स्कूटर चलाते तो डर लगता है। तो इतना बड़ा जो टैक्स रिफॉर्म आ रहा है, डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन निश्चित मानिए डर तब तक है जब तक ये समझ में नहीं आता। जैसे आपने बोला 37 बार, ये मैं आगे आपको बताऊंगा कि लोगों को बेवजह का ये कंफ्यूजन है कि 37 बार रिटर्न फाइल करना होगा। मैं पहले आपको ये बताऊं कि जीएसटी में कौन से व्यापारी कवर होते हैं। जैसा आपने बताया कि जो अपने ही स्टेट में माल सेल करते हैं उनको 20 लाख तक बिक्री है तो कोई रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं। ठीक है। अगर वो दूसरे स्टेट से माल परचेज करते हैं और अपने स्टेट में बेचते हैं तो भी 20 लाख तक की छूट है। दूसरे व्यापारी जो कंपोजिशन में आते हैं, यानी जिनको 75 लाख तक की छूट है लेकिन वो दूसरे स्टेट में माल बेच नहीं सकते, वो भी खरीद सकते हैं। तो ऐसे छोटे व्यापारियों को इसमें छूट दी गई है। जो टेम्परेरी सेल करते हैं उनको छूट। और एक खास छूट और बताऊं, अगर आपका पूरा माल टैक्स फ्री है, आप चाहे इंडिया में करोड़ों का माल बेचें तो भी आपको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात जो आपने कही कि रजिस्ट्रेशन 20 लाख से कम है उनको तो कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, कोई रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं। जो कंपोजिशन में जाते हैं, जिनको 75 लाख का टर्नओवर है, उन्हें 3 महीने में सिर्फ एक रिटर्न फाइल करना है। अब जो रेगुलर रजिस्ट्रेशन ले लिए उनको जो आप बार बार बोल रहे हैं 37 बार रिटर्न फाइल करना, तो मैं आपको क्लियर बता दूं, इसमें 3 बार रिटर्न की बात आती है। एक 10 तारीख को सेल के बारे में रिटर्न फाइल करना पड़ता है। जितने भी मेरे सेल हुए हैं सारे बिल की एंट्री करनी है। मैं एक इसमें और खास बात बता दूं कि लोग सोचते हैं मैंने 500 बिल काटे तो 500 बिल की एंट्री करनी पड़ेगी। एक आंसर में बोलेंगे तो हाँ, लेकिन जो मैंने अनरजिस्टर्ड डीलर को या जो कस्टमर को माल बेचा, मान लो 500 बिल में 495 बिल मैंने कस्टमर को बेचा या अनरजिस्टर्ड, तो उसकी मैं समरी एंट्री कर सकता हूं। सिर्फ 5 बिल जो मैंने रजिस्टर्ड व्यापारी को बेचा उन्हीं की एंट्री मुझे अलग अलग बिल की करनी पड़ेगी। ये 10 तारीख को सेल का करना होगा। 15 तारीख को आप बात करते हैं फिर रिटर्न की परचेज की, लेकिन मैं आपको बता दूं सर कि इसमें कोई रिटर्न फाइल नहीं करना, क्योंकि आपके पोर्टल में ऑटोमेटिक आ जाएगा। जिनसे भी आपने माल खरीदा है वो 10 तारीख को अपने पोर्टल में सेल डालेंगे और वो आपके लिए परचेस हो जाएगी। आपको सिर्फ टेली करना है अपने बिल से। अगर ये ओके है तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे, आपका रिटर्न फाइल हो गया। अगर आपके बिल में कुछ मिसमैच है तो आप उसमें नया बिल अगर एंट्री करना है, आप जिनसे परचेज की उन्होंने एंट्री नहीं की है तो आप इंसर्ट कर देंगे, या फिर बिल में कोई अमाउंट का डिफरेंस है तो आप उसे मॉडिफाई कर देंगे। आपको और कुछ भी नहीं करना है। 15 तारीख को आपके पोर्टल में जो इन्फॉर्मेशन आएगी ऑटोमेटिक उसके आपको स्वीकार करना है। ठीक बात है। 20 तारीख की बात आती है फिर रिटर्न की। 20 तारीख को टैक्स की बात करते हैं। 10 तारीख को आपने कितना टैक्स वसूल किया था, 15 तारीख के रिटर्न में परचेस में बताया जाएगा कि आपने कितनी टैक्स जमा की परचेस में। तो डिफरेंस आएगा 20 तारीख को फाइनली आपकी टैक्स लायबिलिटी बन रही है या फिर आपका क्रेडिट है, उतनी टैक्स आपको पे करना है। और अगर आपका क्रेडिट है तो आपको एक्सेप्ट करके रिटर्न फाइल हो गया। तो लोगों को ये कंफ्यूजन है कि 37 रिटर्न देखा जाए तो एक ही रिटर्न फाइल हो रहा है, ये 36 रिटर्न ये हो गए। और 31 दिसंबर जिसकी लास्ट डेट है कि एनुअल रिटर्न फाइल होगा, जो अभी भी होता है। चलिए अब आप ही की बात को हम क्लैरिफाई करते हैं, या आम लोगों के लिहाज से आपने इसको बड़े अच्छे से समझाया, लेकिन ये बात तो तय है कि जो आपको 10 तारीख को, 12 तारीख को, 20 तारीख को करना है, ये अगर आप सीए की मदद से, चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद से, या कोई कंप्यूटर का जानकार जिसके पास में है, जिसके पास में ऐसी टीम है, उसके लिए तो ये सब करना बहुत आसान है, क्योंकि उसकी रेगुलर प्रैक्टिस में आ गया होगा या अब आ जाएगा बड़ी जल्दी से। लेकिन जो कारोबारी जो इस टैक्स लिमिट के दायरे में तो आते हैं लेकिन उनके पास में ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक्सेल शीट को मेंटेन करने वाला उनके पास डिपार्टमेंट नहीं है, उनको अब ये मस्ट हो जाएगा, उनको करना पड़ेगा। और ये 10, 12 और 20 तारीख ऐसे महीने में 3 बार, यानी साल में 36 बार, और फिर जो साल में आपने एक बार बताया ऐसे 37 बार आपको करना पड़ेगा। ये तो क्लियर है?
ये क्लियर है। रिटर्न जो फाइल करना पड़ेगा, पहले जो कुछ कंफ्यूजन है लोगों को कि मेरे सारे बिल कंप्यूटर में काटने होंगे क्या, बिल्कुल नहीं। आप मैनुअल बिल काट सकते हैं, लेकिन रिटर्न आपको ऑनलाइन ही फाइल करना होगा। ठीक है। इतने सारे सॉफ्टवेयर तैयार हो गए हैं। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट पता नहीं मुझे बोलना चाहिए कि नहीं, 1 साल के बाद शायद आज आपका बोलने का दिन है, क्योंकि 1 साल के बाद शायद आपको सीए की भी आवश्यकता नहीं पड़े, इतना इजी प्रोसेस है। क्योंकि इतने सॉफ्टवेयर आ गए हैं मार्केट में। जब भी आप माल सेल करते हैं, जैसे आपने जुलाई का सेल किया, 10 अगस्त तक आपको फाइल करना है, 10 अगस्त लास्ट डेट है, तो आप 1 अगस्त को ही आपका स्टेटमेंट तैयार हो जाएगा। आपके सॉफ्टवेयर ऐसे हैं और आपको उसको फाइल कर देना है। वैसे ही आपको 15 तारीख तो अपने आप स्टेटमेंट आ जाएगा। आपको कंप्यूटर खोलना है, पोर्टल, फिर 20 तारीख को आपको टैक्स की लायबिलिटी। अगर इसमें डिले करते हैं तो 1 दिन का 100 रुपया पेनल्टी है और अधिकतम 5000 पेनल्टी है। लेकिन सॉफ्टवेयर इतने आ गए कि मुझे लगता है लास्ट डेट का भी इंतजार नहीं करेंगे। आप जैसे ही महीना खत्म हो गया, आपके तीनों चीजें तैयार मिलेगी, आप कर सकते हैं फाइल। चलिए अब इसमें एक और डिफिकल्टी जो हमने अभी तक की वर्कशॉप को या जितना भी लिटरेचर देखा पड़ा है, समझा है, आम आदमी के लिहाज से बता रहे हैं, इसमें एक ये कि अगर कोई एक जगह से माल खरीदा जा रहा है और दूसरी जगह बेचा जा रहा है, तो बीच का जो व्यापारी है उसका खाता ऑनलाइन इन तीनों का क्लियर होने पर ही क्लियर हो पाएगा। यानी जिससे आपने खरीदा है उसके आपके खाते में मिसमैच नहीं होना चाहिए, जिसको आपने बेचा है उसके आपके खाते में मिसमैच नहीं होना चाहिए। अगर ये होता है तो फिर शायद आपको उसका भुगतान भुगतना पड़ सकता है। ये कितना सच है? ऐसे में क्या करें? क्योंकि हम तो सही हैं, लेकिन बाकी 2 जिनसे हम कारोबार कर रहे हैं उनको भी सही रखना है, इसकी भी जिम्मेदारी हमारी। यस, ये है। मैं जनरली बता रहा हूं, मैं आपको बता दूं कि 3 प्रकार के लोग मिलते हैं जो जीएसटी से डरते हैं। एक वो जिनको बिल्कुल जानकारी नहीं, जैसे हमारे यहाँ की काम वाली बाई भी डर रही थी, पता नहीं क्या हुई, जीएसटी आ जाए। दूसरे वो जो कुछ समझते हैं लेकिन अंदाज लगा लेते हैं कि ऐसा होगा। ठीक बात। तीसरे प्रकार के वो लोग जो जीएसटी पढ़ लिए हैं, उनको भी परेशानी है जैसे हम लोग। हाँ, कुछ तकलीफें हैं, मैं अभी इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि जब आप 15 तारीख को आपको परचेज का डिटेल आ जाएगा, आपके पास 4 बिल है लेकिन आपके पोर्टल में 3 बिल बता रहा है, तो मिसमैच होगा, आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन नहीं मिलेगा ऐसा नहीं, प्रोविजनली मिल जाएगा क्रेडिट अभी। फिर जिससे आप माल परचेज किए उसके पास आपकी रिक्वेस्ट चली जाएगी और वो उसको एक्सेप्ट करेगा तो आपको उसी महीने मिल जाएगा। मान लो उसने आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की, वो हो सकता है बाहर चले जाए, तो अभी आपको प्रोविजनली क्रेडिट मिल जाएगा और बाद में फिर अगर वो उसने नहीं किया करेक्शन तो आपको ब्याज सहित पटाना होगा। मतलब सरकार ये चाहती है कि सरकार की जो मंशा है कि जो बेचने वाला है वो तैयार है, खरीदने वाला तैयार है, दोनों रेडी होने चाहिए। अगर दोनों एक्सेप्ट करते हैं तो हम स्वीकार करेंगे, नहीं तो सरकार क्रेडिट नहीं देगी। ये तकलीफ हो सकती है अगर आपका जिनसे आपने माल परचेज किया और ठीक से रिटर्न फाइल नहीं करेगा तो निश्चित रूप से ये तकलीफ आपको होगी। जी अमर जी, अब सीधा सवाल आपसे, हमने शुरुआत कर ली चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब से समझने की कि क्या करना है। इन्होंने स्लैब भी बता दिया, प्रक्रिया भी बता दी और ये भी बता दिया कि इसमें आपको किन किन स्तर के ऊपर लोगों को क्लियर करना पड़ेगा, अपने साथ आना पड़ेगा। कारोबारी की चिंता क्या है, आपकी चिंता क्या है, क्यों विरोध इतना है? जी नहीं, हम लोग सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि जीएसटी का एज ए छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स हम लोग ने काफी स्वागत किया और ये पूरे देश में हमारा एक चैम्बर था जहां पे 70,000 के ऊपर रजिस्ट्रेशन हमारे चैम्बर के कैंपों के द्वारा हुए और 6,000 जब 76,000 हुए थे, 6,000 में सीए और डिपार्टमेंट वगैरह या जिन्होंने ऑनलाइन किया था, मेजर कंट्रीब्यूशन हम लोग थे। और छत्तीसगढ़ में जितने वर्कशॉप हम लोगों ने व्यापारियों को जागरूक करने के लगाया होगा, मतलब रायपुर का अगर मैं उदाहरण दूं तो एमजी रोड अलग है, गोल बाजार अलग है, कपड़ा मार्केट अलग है, एक मार्केट में हम लोगों ने कराया है और पूरे प्रदेश में राजिम क्या और अभनपुर क्या सारे जगह पे। ये एक पहलू है, हम लोग जो एजुकेट कर रहे थे हमारे व्यापारियों को। और दूसरा पहलू जो है, जो आप अभी चेतन जी से पूछ रहे हैं, जो हमारी भी एक परेशानी है, क्योंकि उसके ऊपर हमारा पूरा प्रदेश और हिंदुस्तान सारा डिपेंड करता है। जितने आसानी से चेतन जी ने बता दिए, यही हम इसको विसंगतियों में मानते हैं, जिसके कारण कल भारत बंद का आह्वान भी हुआ है और जिसमें छत्तीसगढ़ बंद भी कर रहा है। ठीक है। अभी जैसे मेरी एफिशिएंसी जो है वो मेरे बिजनेस के ऊपर है, मेरा माल खरीदी का रेट, मेरा बेचने का रेट, मेरा टैक्स पटाने का रेट, मेरा जेन्युइनिटी मेरी एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करती है। अभी मैंने चेतन भाई से माल ले लिया और चेतन भाई ने अगर टैक्स नहीं पटाया तो अब मैं मेरे धंधे को देखूंगा कि चेतन भाई को देखूंगा कि भैया तू टैक्स पटा तो मेरे को इनपुट मिलेगा। ये जब सरकार इनको जीएसटी नंबर दे रही है और मुझे जीएसटी नंबर दे रही है, वर्ल्ड में कहीं नहीं होता ये। जब हम कहीं वर्ल्ड से लेके आ रहे हैं और मैं उसको 10 तारीख को रिटर्न डालूं, इन्होंने डाल दिया सेल वाला, मैंने परचेस वाला, इनने 2 बिल उसमें चढ़ाए नहीं चढ़ाए, फिर मैं इनको बोलूं या अपने अकाउंटेंट को बोले, तो ये प्रैक्टिकली आज के तारीख में ये फॉलो अप करना
बहुत मुश्किल वाला काम है। और जब हम जिस जगह पे बात कर रहे हैं, मैं खुद बिजनेस में हूं और काफी समय से हूं, मैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में हूं, शायद मुझे दिक्कत नहीं जाएगी, मेरे यहाँ टीम है, लेकिन जो गोल बाजार में एक दुकानदार बैठा हुआ है, जो आप पंडरी के किसी कॉर्नर में दुकानदार बैठा हुआ है, जो सुकमा में दुकानदार बैठा हुआ है, जो मनिंदरगढ़ के आगे दुकानदार बैठा हुआ है, वो दुकानदार आज मतलब उसको 50,000 की अगर उसको एक एक्टिवा स्कूटर लेनी होती तो सीए से पूछता मैं स्कूटर लूं कि नहीं लूं। उसके अकाउंटेंट महीने में एक बार आता है, किसी के यहाँ 15 दिन में एक बार आता है, वो कहां से एक कागज हर 10 दिन में तैयार कर लेगा, सवाल ये। चलिए इसका उत्तर चेतन जी देना चाह रहे हैं। मैं इसमें एक चीज बता रहा हूं सर, इसमें क्या है, जो यहाँ पे जो चेंजेस आ रहा है, देखिए व्यापारी टैक्स पटाना चाहता है क्योंकि टैक्स का उसका कोई इशू नहीं है, आगे से लेना है और आगे पटा देना है, ठीक बात है। लेकिन जो कॉम्प्लिकेशन, जब हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो ईज ऑफ डूइंग, अभी अगर हम 3 महीने में एक बार रिटर्न पटाते थे तो बोलेंगे 6 महीने पटा तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया। लेकिन जब 3 महीने में हम मान लीजिए 3 बार हम रिटर्न, कोई जो बड़ा व्यापारी है महीने में एक बार देता है तो उसको 3 महीने में 4 बार हो जाता है, जो छोटा व्यापारी है 3 महीने में एक बार देता है। तो यहाँ पे आप उसको ये प्रूफ करेंगे, खाली एक्सेल शीट तो है, ये एक्सेल शीट नहीं है, ये प्रॉपर, अगर मैं डिपार्टमेंट को कोई भी कागज दे रहा हूं, मैं वो पुनीत जी को या चेतन जी को कागज नहीं दे रहा हूं, वो बहुत जिम्मेदारी से कागज है, किसी को इनपुट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, इसको जितना आसानी समझा रहे हैं, ये शायद उतना आसान नहीं है। ये हम लोग का एक जो विसंगतियों में हम काउंट करें, इसमें एक पॉइंट है। चलिए अब मैं चेतन जी से उत्तर लूंगा, लेकिन मुझे यहाँ छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद 3 और सवाल इससे जुड़े हैं और हमारे साथ में मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़े हैं, मनिंदर जी, उनके पास में भी जाऊंगा। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्दी आते हैं, समझना बहुत जरूरी है क्योंकि जीएसटी में तो जाने ही। छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो 1 जुलाई से जीएसटी लागू होगा, इसके बाद क्या असर पड़ने वाला है रोटी कपड़ा मकान पर, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान के साथ अब जीएसटी समझना जरूरी है। यहाँ केवल रोटी कपड़ा और मकान से हमारा अर्थ केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, हाउस होल्ड की चीजें, घर बनाना, उसे मेंटेन करना, उसे चलाना, हम सब के लिए कैसा होने वाला, इस पर भी हम बात कर रहे हैं। लेकिन चूंकि ये कारोबारियों के थ्रू होकर पूरी प्रक्रिया जाने वाली है, तो कारोबार जगत की मुश्किलात की भी बात कर रहे हैं। 1 जुलाई से जीएसटी लागू होगा, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की कीमतों पर इसका असर आएगा, इसे लेकर दुकानदार और खरीदारों की राय क्या है, देखिए जरा। स्मार्ट टीवी लेने आया हूँ और क्या जीएसटी में जो 28% टैक्स लगने वाला है, इस कारण अभी जो रेट में डिफरेंस और कंपनी की तरफ से भी डिस्काउंट दिया जा रहा है, इस कारण अभी ले रहे हैं। 2-4 दिन में जीएसटी लग जाएगा, तो जीएसटी लगने के बाद 8-10% महंगी हो जाएगी और फिर अभी कंपनी वाला कुछ रेट भी कम दे रहा है, तो चलो देख लो, अगर कम पड़ जाए तो ले लो, लेना ही है 2-4 महीने से पहले, उससे अच्छा पहले ले ले। तो ऐसा पता लगा जीएसटी के बाद थोड़ा महंगा हो जाएगा 15% के आसपास, तो इसीलिए हम लोग सिर्फ एक रेट देखने आए हैं, कितना फ़र्क पड़ेगा, और कुछ अच्छा लगा तो ले भी लेंगे। बोल रहे हैं रेट बढ़ जाएंगे बाद में, तो उसी के लिए अभी खरीद लेने से क्या अपने को फायदा अगर मिलता है तो क्या प्रॉब्लम है। तो क्या लेने आए हैं? एसी लेंगे सोच रहे हैं। जीएसटी लागू होने वाला है, इसलिए पहले ही एक बार देख लेती हूँ, अगर डिस्काउंट सही पड़ेगा तो अभी ले लेंगे। जीएसटी में हमारे को पता चला है कि अभी कंपनी वाले ऑफर दे रहे हैं, तो इस ऑफर की वजह से हम जीएसटी का फायदा उठाने के लिए अभी आए। फिलहाल तो ऑफर मिल रहा है, मोबाइल लेना था हमें। मैं फ्रिज लेने के लिए आया था, एक तरह से जीएसटी लागू होने वाला है, इसलिए मैं जानकारी लेने आया फ्रिज का कि जीएसटी लागू होने से पहले थोड़ा फायदा मिलेगा बोले। तो शॉपकीपर लोग इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में छूट दे रहे हैं जीएसटी लागू होने के बाद। अब ये नहीं पता कि रेट इंक्रीज होते हैं डिक्रीज होते हैं, बट अभी फिलहाल शॉप वाले इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट में छूट दे रहे थे। हमने फ्रेंड के साथ मोबाइल लेने आया था। अभी मैं मोबाइल लेने के लिए आई हूँ, बहुत दिन से सोच रही थी, लेकिन अभी कुछ छूट मिल रहा है तो सोची आज ही ले लूं। तो चलिए साहब, ये तो अभी अब कुछ घंटों की बात है, क्योंकि जब हम इस विषय की चर्चा कर रहे हैं, अगले 24 घंटों के बाद में, अगले कुछ घंटों के बाद में जब जीएसटी आ जाएगा, तो क्या वाकई उतना ही फर्क होगा, वैसा ही फर्क होगा, या ये केवल व्यापारियों का एक गिमिक भी आप इसे कह सकते हैं ताकि उनका स्टॉक निकल जाए, ये लोगों के बीच में चर्चा का बात है। चेतन जी, एक सवाल अमर जी ने आपसे पूछा था, पहले तो आप इसका जवाब दे दें, फिर हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं। मैं ये मानता हूं कि सरकार ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर रही है कि अगर देने वाला बताया कि मैं बेचा हूं तो खरीदने वाला उसको स्वीकार किया जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको ये बताऊं कि जीएसटी से एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। अब लोग रिश्तों को छोड़ के उनसे माल खरीदेंगे जो अपने प्रॉपर रिटर्न फाइल करेंगे। जो लोग प्रॉपर रिटर्न फाइल नहीं करेंगे वो मार्केट से बाहर हो सकते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि वो रिटर्न प्रॉपर फाइल कर रहा है कि नहीं, तो जीएसटी पोर्टल रेटिंग देगा। जो प्रॉपर रिटर्न फाइल करेगा उसे 10 रेटिंग, जो थोड़ा कमजोर होगा उसे 9 रेटिंग, जो और कमजोर होगा 7।
तो जिसके पास 0 रेटिंग होगा लोग उससे माल नहीं खरीदेंगे। तो जीएसटी मोटिवेट कर रहा है कि आप रिटर्न प्रॉपर फाइल करो तो रेटिंग आपकी ज्यादा होगी, और रेटिंग ज्यादा होगी तो आप मार्केट में। लेकिन मोटे तौर पर तो ये जो एक कारोबारी की स्वायत्तता थी वो खत्म होने जैसी हो गई कि अब आपको रेटिंग पर जाना पड़ेगा, इच्छा पर नहीं जाना पड़ेगा। मतलब आप रिश्तों पे सर, इच्छा पे नहीं, आप रिश्तों पे, रिश्ते आप जैसे पहचान वालों से माल ले लिए लेकिन वो प्रॉपर रिटर्न फाइल नहीं करेगा तो आगे चल के देखो, अब आप बोले ना कि मैं उसको भी बार बार फॉलो अप करते रहूं क्या कि वो अपना रिटर्न फाइल कर रहा है कि नहीं, क्योंकि वो जब तक रिटर्न फाइल नहीं करेगा आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो आप अगली बार उससे क्यों खरीदेंगे? आप उस व्यक्ति से खरीदेंगे जो अपना प्रॉपर रिटर्न फाइल करेगा। मैं मानता हूं इससे थोड़ी सी तकलीफ जरूर होगी कि पिछले जो बेचने वाला वो रिटर्न फाइल किया कि नहीं, लेकिन जीएसटी जैसे रेटिंग देगा तो लोग इससे अलर्ट होंगे, प्रॉपर होंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। चलिए मनीन जी, मैं आपके पास आता हूं। अमर जी, मनीन जी के पास हम नहीं गए। मनीन जी, मार्केट पर क्या असर जीएसटी का पड़ने वाला? एक और सवाल, हमने लोगों की राय आपको दिखाई। लोग अभी सोच रहे हैं, कारोबारी भी बता रहे हैं कि आप अभी खरीद लीजिए, चीजें महंगी हो जाएंगी। और क्या ये केवल स्टॉक को क्लियर करने के लिए हो रहा है या वाकई में बड़ा असर आने वाला है, इसलिए आप अभी कुछ घंटों में खरीद लें? करें तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि कुछ समय में कुछ बने, लेकिन माफ कीजिएगा मनीन जी, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं आ पा रही। हम वापस आपके पास कुछ देर में लौटेंगे और आपसे चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आपकी आवाज हम साफ सुन नहीं पा रहे हैं, कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं। आपके पास लौटते हैं। चेतन जी, आप कुछ सवाल पूछ रहे थे। अब ये अमर जी जो चेतन जी बोल रहे थे कि ये रेटिंग वाला, इसका बहुत अच्छा सिस्टम है, सरकार ने बहुत अच्छा डेवलप किया है। जो हम लोग इसमें जो इसको विसंगति में काउंट कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट डे से एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए, ये शायद 1 साल बाद होना चाहिए था। तो 1 साल तक रेटिंग बन जाती थी, क्योंकि फर्स्ट डे से तो आपको पता नहीं चलेगा कौन 1 महीना पटाएगा, कोई 2 महीना पटाएगा। अगर इसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में रेटिंग अभी से चालू कर लेते थे और नेक्स्ट ईयर ये एप्लीकेबल करते थे कि जो परचेसर है उससे आपको बिल मिलाना पड़ेगा, तो अगले को एक हिस्ट्री पता है कि मेरे को चेतन से लेना है या पुनीत जी से लेना है या किससे लेना है। आज हमको हिस्ट्री पता नहीं, पहले तो उसको जीएसटी समझना पड़ेगा, जीएसटी के लिए सॉफ्टवेयर को समझना पड़ेगा, और फिर अपने वो संबंध और रिलेशन वो सब में अब बहुत ज्यादा कियोस एक साथ होने वाला है। कई चीज फेज वाइज हो जाती है तो बहुत स्मूथली हो जाता है। चेतन जी, क्या ये फेज वाइज होता तो ज्यादा बेटर होता? मुझे लग रहा है निश्चित रूप से फेज वाइज होगा। अब बताओ सरकार जुलाई में कैसे रेटिंग देगी जब किसी की रिटर्न ही नहीं आए? अगस्त में कैसे रेटिंग देगी जब 1-2 महीने में रेटिंग चालू हो जाएगी, जब प्रॉपर रिटर्न आने चालू होंगे? क्योंकि आप सबको पता है कि जुलाई का रिटर्न की लास्ट डेट 10 अगस्त है, लेकिन पहले और दूसरे महीने की रिटर्न के लिए सरकार ने ज्यादा समय दिया। तो जब तक लोग रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो अब रेटिंग कहां से होगा? तब तक क्या जोखिम रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल ये होगा। नहीं, जो रेटिंग वाली मैं बात बोल रहा हूँ और जो पुनीत साहब बोल रहे हैं वो अलग है। मैं भी वही बोल रहा हूँ चेतन जी, अभी मैं रेटिंग अभी नहीं बनेगा, क्योंकि पहला टैक्स, दूसरा टैक्स, तीसरा टैक्स जमा होने के बाद समझ में आएगा कौन पार्टी कैसा है। जब तक एक रेटिंग एक लेवल नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि टैक्स से तो सरकार को तो पता चल रहा है कि ये बंदा टैक्स पटा रहा है, टाइमली पटा रहा है, उसका रेटिंग बिल्डअप होते जा रहा है। जब रेटिंग बिल्डअप हो जाए उसके बाद इसको मैचिंग वाला सिस्टम चालू करते थे कि हाँ यार अब सब चीज सिस्टम स्मूथ हो गया है। मतलब अमर जी, आप भी वही बात कह रहे हैं कि इसमें शुरुआती तौर पर कारोबारियों को नुकसान हो सकता है? मैं भी मानता हूं हो सकता है। अगर शुरू में 2 महीने जिससे आप परचेज किया वो प्रॉपर रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपको तकलीफ हो सकती है। चलिए, हमारे साथ में मनीन जी अब जुड़े हुए हैं। मनीन जी, अगर मेरी आवाज साफ आप तक पहुंच रही है, जो लोग अभी सामान खरीद रहे हैं क्या ये उचित है? दूसरा, क्या ये केवल स्टॉक क्लियरेंस का गिमिक है या कुछ घंटों के बाद में, जीएसटी के बाद में वाकई में ये चीजें महंगी हो रही? देखिए, ये डिपेंड करता है अलग अलग आइटम्स के ऊपर। जिन आइटम्स के ऊपर सरकार ने रेट्स बढ़ाए हैं वो जरूर थोड़ी महंगी हो जाएंगी 1 जुलाई के बाद में, लेकिन जिन आइटम्स के ऊपर रेट्स उतने ही हैं या कुछ कम हुए हैं तो हो सकता है वो कुछ सस्ती भी हो जाए। तो मोटा मोटा देखा जाए तो कहीं ना कहीं बड़ी कंपनियां जो है इस मौके का फायदा उठाकर अपना स्टॉक क्लियरेंस भी कर रही हैं। हर आइटम महंगी होगी ये जरूरी नहीं है, आइटम्स महंगी होंगी ये सही है। आपने जो हाउस होल्ड आइटम्स की बात करी, बिल्कुल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जिनकी आप बात कर रहे हैं उन सबके ऊपर 28% जीएसटी हो रहा है, तो इस कारण उनके ऊपर कहीं ना कहीं कॉस्टिंग में फर्क आएगा जो वो कंज्यूमर को पास ऑन करेंगे। लेकिन हमें इसमें यह भी देखना जरूरी है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में इस तरह की कंपटीशन है कि कंपनीज कंपटीशन के चलते बहुत ज्यादा प्राइस राइज नहीं करेंगे। ठीक है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अब एक सवाल यह भी उठता है कि अभी इस समय जिस तरह का माहौल है मार्केट के लिए, कारोबारियों के लिए और कंज्यूमर के लिए, जीएसटी के बाद क्या और कैसा असर आप देखते हैं? पॉजिटिव रहने वाला है, कियोस रहने वाला है या नेगेटिव होगा?
कम से कम शुरुआती महीनों में? अगर मैं अपने पैनलिस्ट की चर्चा के मद्देनजर इसके ऊपर बात करूं तो हो सकता है शुरू में क्योस रहे। बिजनेसमैन के साइड पे स्मॉल बिजनेसमैन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है वहां पे क्योस जरूर रह सकता है, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में जैसे मेरे एक पैनलिस्ट मित्र ने कहा वहां पे उनके पास में स्टाफ है, टेक्निकल सपोर्ट है, तो वहां पे क्योस शायद कम होगा। और ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है कि जो इनपुट क्रेडिट की आप लोग बार बार बात कर रहे हैं, तो पीछे से भी हर वेंडर बराबर से अपने रिटर्न्स फाइल करेगा, तो वहां पे क्योस उतना नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन जो हम लोकल वेंडर्स की बात कर रहे हैं वहां पे जरूर हमें कहीं ना कहीं क्योस देखने को मिलेगा। कंज्यूमर के रिस्पेक्ट में बात करें तो कंज्यूमर के ऊपर एक्सेप्ट प्राइसिंग आप देखें तो किसी सप्लाई साइड इफेक्ट कंज्यूमर के ऊपर नहीं आएगा। कंज्यूमर के ऊपर जो इफेक्ट आएगा वो प्राइस रिलेटेड इफेक्ट आएगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये शॉर्ट रन इफेक्ट होगा। अगर हम लॉन्ग रन के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये चीजें इकोनॉमी एडजस्ट कर लेगी, डिमांड सप्लाई इसको एडजस्ट करेगा और कहीं ना कहीं प्राइसेस ऑटोमेटिकली हो सकता है शायद पहले के लेवल पर आ जाए या और कम भी हो जाए कंपटीशन के चलते। चेतन जी से अब एक सीधा सवाल है। चेतन जी, अब इसमें दो पॉइंट निकले, एक है कंपटीशन किसी भी बिजनेसमैन या हाउसेस के बीच में, और दूसरा है प्राइस फिक्सेशन। पहले जब आप प्राइस तय करते थे किसी प्रोडक्ट की तो आपको कितनी लागत लगी है, कितना टैक्स आप दे रहे हैं, उतना आप ले लेते थे कंज्यूमर से और उतना आप दे देते थे, उसी मुताबिक आप कीमत तय करते थे। इसलिए कीमतें वेरी करती थी स्टेट में, अलग अलग शहरों में या मेट्रोज में। अब कैसा स्ट्रक्चर होगा, अब किस आधार पर यह तय होगा? क्योंकि हमने अभी स्लैब्स की भी बात की, ये भी बात की कि ट्रांसपेरेंट है, आपको बताना पड़ेगा कहां से कितने में खरीदा, कहां कितने में किसको बेचा। तो अब फिर ये जो बीच का व्यक्ति है जो ले भी रहा है और बेच भी रहा है, खरीद भी रहा है और बेच भी रहा है, ये कैसे फिक्स करेगा अपनी प्राइसेस? और कंपटीशन भी है। अब निश्चित रूप से जो पहले कंपटीशन सिर्फ स्टेट तक हुआ करती थी, लोग स्टेट से कंपटीशन करेंगे, अब तो ऐसा पॉजिटिव हम ले सकते हैं कि पूरे देश में कंपटीशन एक साथ होगी। यूपी से माल अलग आता था, लोग सोचते थे वहां अलग टैक्स रेट होगा, एमपी का अलग है, अब सारी जगह सेम टैक्स रेट होगा। तो कंपटीशन का जो दायरा था वो सीमित था पहले, अब पूरा देश हो जाएगा। मुझे लगता है हो सकता है बड़ी कंपटीशन होगी तो रेट कुछ डाउन ही होंगे। और दूसरी बात आपको एक पता होगा कि गवर्नमेंट बोलती है कि कोई भी व्यापारी जमाखोरी नहीं करेगा, अर्थात कहीं भी टैक्स का बेनिफिट जो हो रहा है तो वो पास ऑन करेगा अपने कस्टमर को। कहीं कहीं जैसे उसने एक्साइज पे नहीं किया, एक्साइज मैन्युफैक्चरर ने पे किया तो भी उसको 40 या 60% क्रेडिट मिलेगा ओपनिंग स्टॉक में। या जैसे कि एमआरपी पे रेट है, एमआरपी पे लोग बोलेंगे जीएसटी का रेट बढ़ा देंगे, तो गवर्नमेंट का बिल्कुल कंट्रोल है इसके ऊपर कि आप जीएसटी कारण एमआरपी से ज्यादा रेट बढ़ा नहीं सकते। इवन प्राइसेस फिक्स करने में भी गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है रेट कम होगा और कंपटीशन तो बढ़ेगी और पूरे देश में एक साथ कंपटीशन बढ़ेगी। अमर जी, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि कंपटीशन बढ़ेगा, रेट भी कम होगा, फिर व्यापारियों और उनके लाभ का क्या होगा? क्या सब एक जैसे एक स्तर के ऊपर आ पाएंगे? देखिए, एक बहुत पुराना एक स्लोगन है, फिटेस्ट विल सर्वाइव। ठीक है, तो फिटेस्ट में माल कैसे खरीदी करता है, कहां से खरीदी करता है, उसका सिस्टम प्रोसेस कैसा है। और जीएसटी आने के बाद जो व्यापारी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो अकाउंट कीपिंग और इनपुट को, क्योंकि इनपुट ऐसा हो गया कि उसके जो बिजली बिल है उसका भी शायद उसको इनपुट मिलने वाला है, जो उसका किराया पटाता है उसका भी इनपुट मिलने वाला है, जो हवाई जहाज में जाएगा उसका भी इनपुट मिलने वाला है, और जो टेबल कुर्सी कंप्यूटर लेने वाला है अपने ऑफिस के लिए उसके ऊपर भी इनपुट मिलने वाला है। तो जो जितना अच्छा जीएसटी को समझेगा, जो कल तक उसका कॉस्ट था वो आज उसको इनपुट मिलने के कारण वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। तो जो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया, जो जितना अच्छा बुक कीपिंग रखेगा, जितना अच्छा इनपुट टैक्स को समझेगा। अब जैसे इसमें एक उदाहरण और देता हूं मैं आपको। एक व्यापारी है, अगर एक और उसका वेंडर एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, और मतलब ऑर्गेनाइज बोलना गलत है, जो एक जीएसटी रजिस्टर्ड है, एक नॉन जीएसटी रजिस्टर्ड है, मेंटेन है, जिसका खाता जो मेंटेन किया, जो जीएसटी रजिस्टर्ड है, सपोज वो उसको 105 रुपए में दे रहा है और उसमें 15% टैक्स का प्रतिशत है, और जो नॉन रजिस्टर्ड है वो उसको 100 रुपए में दे रहा है। तो यहाँ पे उसको 105 वाले से लेना चाहिए, क्योंकि 15 रुपए का उसको इनपुट मिल जाएगा, उसकी कॉस्ट 90 रुपए आ गई। तो ये सब चीजें अंडरस्टैंड करके जो काम करेगा उसकी कॉस्ट एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगी। और जो रहा मार्केट की बात, जो पहले स्टेट लेवल में होता था, अब कोई बड़ी बात नहीं है कि किसी एक कंपनी का सबसे बड़ा डीलर भाटापारा में बैठा है, कि रांची में बैठा है, कि देवास में बैठा है। वो जरूरी नहीं कि बड़ा डीलर बॉम्बे, दिल्ली या इंदौर और रायपुर से काम करेगा। उसका अपना नेटवर्किंग और कहाँ माल बेच सकता है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में एक टैक्स है और हर जगह पे एक इनपुट मिलने वाला है। मानिक जी, एक छोटा सवाल, क्या छोटे कारोबारियों की कमर टूटेगी जैसी चिंता अभी फिजाओं में, ऐसा कुछ होने वाला आपको लगता है?
छोटे कारोबारी जो है उन पर असर पड़ेगा? नहीं, देखिए शुरू में जरूर असर पड़ेगा। और अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि एक्चुअली जो कैश इकोनॉमी पे डिपेंडेंट कारोबारी हैं उनके ऊपर बिल्कुल असर पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी को इस हिसाब से समझिए कि जीएसटी सबसे पहले तो काले धन, टैक्स चोरी और ये जो कैश इकोनॉमी है उसे खत्म करेगी। आप खुद देखिए, जब हम आपको हर चीज का ऑनलाइन रिटर्न फाइल करना है, सेल्स का, परचेज का, आप सारी चीजें जब डिक्लेयर करेंगे गवर्नमेंट को, उसके ऊपर आपको बराबर से टैक्सेशन देना पड़ेगा। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि जो ईमानदारी से बिजनेस करेगा वो ही इसमें सरवाइव कर पाएगा। अब अगर कोई छोटा व्यापारी ये कहे कि भाई मैं टैक्स बचा के कंपटीशन में सरवाइव करूंगा और मैं ज्यादा मुनाफा कमाऊंगा, तो उसके ऊपर तो जरूर असर पड़ेगा। चलिए, अब मेरे पास में 2 ऐसे सवाल हैं जिनके साथ में मैं लौटूंगा। एक छोटा सा ब्रेक यहां लेना है। ब्रेक के बाद चेतन जी आपके लिए 2 सवाल है। पहली बात यह कि हिंदुस्तान में अब तक जिस तरह की थिंकिंग रही है, जैसी एक हम सुन भी रहे हैं मनीष जी को कि आप अपने मुनाफे को ऊपर नीचे करने के लिए, बढ़ाने के लिए मैनिपुलेट करते थे चीजों को, हिसाब उतना ही दिखाते थे जिस पर आप टैक्स देने की इच्छा रखते थे। क्या ऐसी प्रवृत्तियां आगे भी हो सकती हैं? क्या ऐसे स्कोप या हम कहें लूप होल्स यहां पर अभी भी हैं? दूसरी बात यह कि आम लोगों के जीवन के ऊपर जो इसका असर आएगा, क्या वो पॉजिटिव ही रहेगा? जो गवर्नमेंट कह रही है कि लॉन्ग टर्म में इसका पॉजिटिव ही असर रहेगा, तो क्या ऐसे ही होगा? ब्रेक के बाद इस पर बात। चलिए, हम जीएसटी के बारे में बात करें। कुछ ही घंटे बचे हैं, ये लागू होने वाला है, लेकिन इसके पहले चिंताएं, सवाल, शंकाएं और समाधान क्या है, इस पर बात करेंगे। वित्त मंत्री जयंत मलैया जी ने, जो मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री हैं, जीएसटी को लेकर, असर को लेकर क्या कहा है, देखिए जरा। 1 जुलाई से पूरे देश में टैक्स को लेकर एक सिंगल कानून रहेगा जीएसटी, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में मौजूद है मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया जी। सर, मध्य प्रदेश की क्या तैयारी है जीएसटी को लेकर? हम पूरी तरह से तैयार हैं। कल ही मैंने और हमारे विभाग के प्रमुख सचिव ने वाणिज्य कर विभाग की बैठक ली और पूरे कार्यों की समीक्षा की। सर, जो वाणिज्य कर की चौकियां हैं वो समाप्त हो जाएंगी इसके बाद में? 1 तारीख से वाणिज्य कर की जो चौकियां प्रदेश के भीतर हैं वो समाप्त हो जाएंगी। सर, व्यापारियों को समझ में आए और वो आसानी से सारा प्रोसेस कर सके, इसके लिए कुछ विभाग कुछ कर रहा है? हमने ये निर्देश दिए हैं कि हर कार्यालय में एक हेल्प डेस्क रहे, जहाँ पर किन्हीं को कोई राय चाहिए, सलाह चाहिए है, कोई मार्गदर्शन चाहिए, तो वहाँ उनसे प्राप्त हो सके। जीएसटी को लेकर जैसे व्यापारियों में एक बड़ा वर्ग है जो इसका विरोध भी कर रहा है। आपको लगता है कि विरोध लाजमी है, क्या कुछ स्थिति है? जब कोई नई चीज़ होती है तो ये होना बड़ा स्वाभाविक है। और जब सेल्स टैक्स से वैल्यू एडिशन टैक्स लगा था, वैट, तब भी इसी तरीके से हुआ था, पर धीरे धीरे सब ठीक हो गया। थोड़ी बहुत अगर कोई विसंगति रहेगी भी तो जीएसटी की 1-2 बैठकों में उन्हें हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे। आम जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस IBIS 24 के माध्यम से जीएसटी को लेकर? जीएसटी को लेकर कोई चिंतित ना हो। एक देश, एक कर, एक बाजार की अवधारणा को लेकर बना है, जिसमें देश के तमाम राजनीतिक दल और सभी राज्यों ने मिलकर आम सहमति को इससे बनाया है। तो मध्य प्रदेश पूरी तरीके से तैयार है जीएसटी को लेकर, और जैसे उन्होंने कहा भी कि जो भी व्यापारियों की जो चिंता है वो भी दूर कर दी जाएगी। कैमरा पर्सन अमरीश के साथ आलोक पंड्या, IBIS 24 भोपाल। चलिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट चेतन तारवानी साहब हमारे साथ में। चेतन जी, हमने शुरुआत में कहा था कि आज आपको ज्यादा एक्सप्लेन करना है। पहली बात तो कुछ लूप होल्स के बारे में, ये हमारी शंका है कि क्या इसमें कोई लूप होल नहीं है, या अगर लूप होल है तो कब तक पूरी तरह से दूर हो पाएंगे? दूसरी बात ये कि आम आदमी के लिहाज से, कंपटीशन के लिहाज से, कीमतों के लिहाज से क्या बड़ा फर्क आप देखते हैं, आप महसूस करते हैं? सच ही बताइएगा, क्योंकि आम लोग अब कुछ घंटे बाद से 2-4 होंगे। जी, तो पहला क्वेश्चन आप बोले इसमें कोई लूप होल है क्या, कि कोई मैं सीधी बात करूं तो क्या कच्चे में हम आगे बिजनेस कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। मैं बता दूं आपको, कच्चे में आप तब कर सकते हैं यदि आपको कच्चे में माल बिकता है, यदि आपको कच्चे में माल मिलता है तो। लेकिन जो माल कच्चे में देगा कहां से? अगर पूरा चैनल मैन्युफैक्चरर से लेकर रिटेलर तक पूरा चैनल अगर कच्चे में चलेगा तो पॉसिबल है कच्चे में होना, अदरवाइज नहीं। और मुझे लगता है ये नामुमकिन जैसा है। तो एक तो बहुत मुश्किल बात है ये कि कच्चे में हम कर सकें। और दूसरा क्वेश्चन आपने बोला कि इसके जनता के ऊपर क्या असर होगा।
प्राइजेज, इसमें मैं कुछ बातें और बता दूं। एक जैसे यहाँ बात की जा रही है, आपने क्वेश्चन भी किया कि बड़ी इंडस्ट्री और छोटी इंडस्ट्री में क्या छोटी इंडस्ट्री को तकलीफ होगी। देखिए, पहले बड़ी इंडस्ट्री एक्साइज ड्यूटी लगाता था, छोटी इंडस्ट्री नहीं लगाता था, तो निश्चित रूप से उसके रेट ज्यादा रहते थे, छोटी इंडस्ट्री के कम रहते थे। अब उन्हें तकलीफ होगी छोटी इंडस्ट्री की, क्योंकि अब बड़ी इंडस्ट्री भी एक्साइज नहीं लगाएगी, छोटी इंडस्ट्री भी एक्साइज नहीं लगाएगी, सेम टैक्स रेट में आ गए। अगर अब छोटी इंडस्ट्री को आगे बढ़ना है तो अपनी कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके बड़े खर्चे होंगे, बड़ी कंपनियां एडवर्टाइज करेगी, आप नहीं। कॉस्ट तो बढ़ती दिख रही है, उनको एक डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, आईटी डिपार्टमेंट या एक मैनेज करने वाला डिपार्टमेंट रखना पड़ेगा, सीएस को हायर करना पड़ेगा। सर, मैंने पहले ही बताया कि बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे हम सोच रहे हैं कि बहुत अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। सॉफ्टवेयर ऐसे हैं कि इतनी अकाउंटिंग की जरूरत नहीं है, ऐसे सॉफ्टवेयर की आप खुद भी रिटर्न फाइल कर लेंगे। लेकिन बड़ी कंपनियों के बड़े खर्चे अभी भी आप मान लीजिए, क्योंकि बड़े बड़े एडवर्टाइज करना वो आपके नहीं होंगे, तो आप कॉस्ट कटिंग करेंगे तो आप मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। और निश्चित रूप से जीएसटी जब समझ में आएगा तो इसका पॉजिटिव असर होगा। इसमें मैं एक बात और बताऊं आपको, देखिए अभी क्या होता था, एक ब्यूटी, मैं एग्जांपल के साथ बोल रहा हूं, एक ब्यूटी पार्लर लेडी सर्विस चार्ज करती है, लेकिन वो जब अपने प्रोडक्ट खरीदती है तो उसमें वेट टैक्स लगाती है, उसका उसको क्रेडिट नहीं मिलता। एक ट्रेडर अगर एसी खरीदेगा, मशीनरी खरीदेगा, जो उसमें एक्साइज ड्यूटी पे करता है, उसको क्रेडिट नहीं मिलता। अब सब एक टैक्स लगेगा, जीएसटी। जो भी मैं माल परचेज करूंगा फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस चलाने के लिए, जो भी, चाहे वो फिक्स एसेट हो, कैपिटल गुड्स हो, माल हो, सफाई के लिए जो खर्चे मैं करता हूं, सारे का क्रेडिट मिलेगा। तो वो भी तो एक आपको बेनिफिट है कॉस्ट कम होने में। एक और बात, कुछ नए निर्देशों की बात आप कर रहे थे। पहली बात यह कि कुछ निर्देश जो प्रतिदिन के खर्चों को लेकर के आए, क्या ये रिलैक्सेशन के तौर पर लिए जा सकते हैं? हाँ, पहले मैं इससे पहले बता दूं, जो तकलीफें मैंने बताया कुछ है, जैसे हमने बात किया कि सेल करने वाला रिटर्न फाइल करेगा तो आपको बेनिफिट होगा। एक और तकलीफ है इसमें, एक रजिस्टर्ड व्यापारी अगर अनरजिस्टर्ड से कुछ भी खरीदेगा तो उसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत खुद टैक्स पे करना है। एग्जाम्पल के लिए ट्रेडर रजिस्टर्ड है, अगर वो बाहर से चाय मंगवाता है, समोसे मंगाता है, एक रजिस्टर मंगाता है और वो आदमी रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस पर रिवर्स चार्ज के रूप में टैक्स पे करना होता है, फिर उसकी क्रेडिट मिलेगी। लेकिन ये कल की बात है कि उन्होंने बहुत बड़ा रिलैक्सेशन दिया है। मैं समझता हूँ जीएसटी काउंसिल भी देख रही है कि कहाँ तकलीफें होगी। पर डे अगर आप 5,000 से ज्यादा, 5,000 तक अनरजिस्टर्ड से परचेज करते हैं तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल नहीं होगा। मुझे लगता है बहुत बड़ा रिलैक्सेशन है व्यापारियों के लिए, जो बहुत डर था कि हम एक रजिस्टर भी खरीदेंगे तो एक परचेज बिल बनाना पड़ेगा और उस पर रिवर्स चार्ज के अंतर्गत टैक्स पे करना होता, लेकिन अब 5,000 तक रिलैक्सेशन है। जी अमर जी, कोई फाइनल आपकी शंका या कोई चिंता या कोई शिकायत? देखिए, मैं चेतन जी से पूरा सहमत हूँ। एक चीज मैं उनको फिर पूछूंगा, मैं अभी कोई बहुत सारे व्यापारी टैली और बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जो ऑलमोस्ट ऑनलाइन काम होता है, और 31 मार्च को हर किसी का साल खत्म होता है, फाइनेंशियल ईयर। कितने लोग की बैलेंस शीट वो 15 अप्रैल तक फाइनल कर लेते हैं। वो अगर बोलेंगे कि मैं 90% लोग का फाइनल कर लेता हूँ, तो मैं बोलता हूँ जो जीएसटी में जो 3 शीट हमको हर महीने देना है वो बहुत आसान है। वो बता दें आंसर। निश्चित रूप से अब देखिए, यहाँ तो ये रहता ही है कि लोग लास्ट में रिटर्न फाइल करते हैं। यही तो सरकार चाहती है कि आप स्मार्ट हो जाए, क्योंकि आप स्मार्ट होंगे तो देश स्मार्ट होगा। अब वो नहीं चलेगा। आप मेरे को ये बताओ कि कितने लोग 15 अप्रैल तक बैलेंस शीट बन जाती है? बहुत कम लोग होगी। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि 5% हमारे भारत में लोगों की ये टेंडेंसी रहती है, समझना पड़ेगा। कितने परसेंट लोग बैलेंस शीट फाइनल कर पाते हैं 15 अप्रैल तक? 5%, 6%, 10%? मेरे ख्याल से मेरे ख्याल मेरा आंसर मिल गया पुनीत जी। आपने जो 2% कहा, मेरे ख्याल से अब तो आपको स्पेसिफिक रहना है कि आपको हर 2-2 दिन में जो हिसाब देना है वो आप पहले दिन से मेंटेन रखोगे, तभी दे पाओगे। वही आदमी चल पाएगा जो 1 नंबर का काम करेगा, वही आदमी चल पाएगा जो रजिस्टर्ड डीलर से माल लेगा, वही आदमी चल पाएगा जो रोज के रोज हर बिल का बिल अपलोड कर, जो सोचेगा हफ्ते का एक बार कर लूंगा, महीने में एक बार कर लूंगा, उसके इतने मिसमैच होंगे, उससे माल लेने वाला भी परेशान, उसको माल देने वाला भी परेशान। मनीन जी, आखिरी सवाल, आपकी सबसे बड़ी चिंता जीएसटी को लेकर और सबसे बड़ी खुशी जीएसटी को लेकर? देखिए, चिंता की अगर आप बात करें तो चिंता सिर्फ जो पैनिक थोड़ा बहुत फैला हुआ है वो है, पर ये बहुत जल्दी काम डाउन हो जाएगा, जैसा कि मेरे कलीग्स कह रहे हैं, बहुत जल्दी काम डाउन हो जाएगा। और अगर इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें तो जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये इकोनॉमी को बेनिफिट देगा। और इसमें जो अभी लूप होल्स इकोनॉमी में मूव कर रहे हैं, कैश इकोनॉमी के कारण, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के कारण, आप देखिए गवर्नमेंट बहुत स्मार्टली एक टैक्स से
कितने बड़े अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज सेक्टर में कन्वर्ट कर रही है। आज अगर आपको टैक्स इनपुट का क्रेडिट चाहिए तो आपको अनऑर्गेनाइज सेक्टर की एंट्रीज को भी अपने रिकॉर्ड में लाना पड़ेगा, उसको भी रिकॉर्ड में लाना पड़ेगा, उसको एक रजिस्टर्ड व्यापारी बनना पड़ेगा। यानी आपने बगैर बहुत बड़ा कोई ड्रास्टिक कदम उठाए आपने एक टैक्स मात्र से कितनी बड़ी अनऑर्गेनाइज्ड अर्थव्यवस्था को ऑर्गेनाइज्ड अर्थव्यवस्था में ले आए, और ये आप देखिएगा कि लॉन्ग रन में देश को बहुत आगे लेके जाएगा। चलिए चेतन जी, फाइनल कमेंट आपका। अगर आपकी कोई चिंता है, क्योंकि अभी तो आप केवल अच्छी बातें कर रहे हैं, अगर आपकी कोई चिंता है तो वो भी बताएं और सबसे बड़ा बेनिफिट भी बताएं। चिंता तो मेरी कुछ भी नहीं, बस मुझे एक चिंता है, जो व्यापारी अभी तक छोड़ देते थे अकाउंट्स के अकाउंटेंट कर लेगा, मेरा वकील कर लेगा, मेरा सीए कर लेगा, थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा। अब आपको जानकारी रखनी पड़ेगी, और कंप्यूटर सीखना बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत सॉफ्टवेयर है, उसे बहुत आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। और जब हम मेंटेन करेंगे ना, तो मैं बोलता हूँ जनरली कि जीएसटी से बढ़ेगी आपकी उम्र, क्योंकि आप कच्चे में काम नहीं करेंगे तो आपको टेंशन नहीं रहेगा, और टेंशन नहीं रहेगा तो आप स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो आप निश्चित रूप से आपकी उम्र ज्यादा बढ़ेगी। जीएसटी दीवार आ चुकी है, मैं उस पर सर फोड़ूं या उस पर खिड़की बना लूं, दरवाजे बना लूं और उसे पार कर लूं, और ये ज्ञान से हो सकता है। मुझे लगता है किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं है। जो एक दो बात मैंने बताई कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म या बाहर आप भेजते हैं, इनको जरूर हम मेंटेन करके चलें, और हम रजिस्टर जो व्यापारी है वो रजिस्टर्ड व्यापारी से खरीदें। कंपोजिशन से उन्हें कोई बेनिफिट नहीं होगा, रजिस्टर से बेनिफिट नहीं होगा। ज्ञान बढ़ाएं, बस ज्ञान बढ़ाएं, उससे निश्चित रूप से आप आराम से आसानी से व्यापार कर सकते हैं। चलिए, शुरुआत में तो अमर जी को, पुनीत जी को, XYZ जो भी कारोबार करता है सबको चेतन जी के पास आना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और कम से कम 1 से 2 साल तक तो चेतन जी बहुत बिजी रहने वाले, इतना तय। चलिए, आप सबका शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। और जीएसटी जैसे कॉम्प्लिकेटेड इशू को जो भी फिलहाल लगता है कि इसको इंप्लीमेंट करने में शुरुआत में कुछ कियोस्क होगा, शुरुआत में काफी दिक्कतें आएंगी, लेकिन इतना तो तय है कि जब आपको किसी व्यवस्था में जाना है, जैसा चेतन जी कह रहे हैं, तो आपको पार करने के बारे में सोचना चाहिए, और इसके बारे में अध्ययन और इसके बारे में जानकारियां जमा करना जो इस मंच ने भी किया है, बस यही आपके पास में इकलौता चाह रहा है। जाते जाते एक बात के साथ आपको छोड़े जाएंगे कि व्यवस्था है, परिवर्तन है, देश की इकोनॉमी को सुधार की तरफ ले जाएगी, ये उम्मीद हम करते हैं, और बहुत पॉजिटिव नोट से उम्मीद करते हैं कि वाकई ऐसा होगा, क्योंकि टैक्स आप हम जो पटाते आए थे वो सही दिशा में लगे। इससे बढ़ के संतोषजनक बात किसी व्यक्ति के लिए नहीं होती। दूसरी बात ये कि ऐसा पहली बार देश में होगा कि अब कफन के लिए भी उनको टैक्स देना पड़ेगा, जो पहले टैक्स नहीं था। ये भी कड़वा सच है, लेकिन इसका अच्छा असर अगर होता है तो किसी को शायद इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सबका शुक्रिया, नमस्कार।